बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की फल फूल और होटल रेस्टोरेंट की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। वहीं आपको बताते चले कि आदेश के तहत कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या फिर मांसाहारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख को निर्धारित किया है। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने के कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिक का नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर रोक लगाने पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक का स्वागत करते हैं। यह असंवैधानिक था और कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष के साथ मिलकर इसका विरोध किया था। साथ ही साथ विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। We welcome the stay given by the Honorable Supreme Court on the completely unconstitutional orders by the Uttarakhand government, Uttar Pradesh government and the Madhya Pradesh government, wherein they've asked all the shopkeepers and eateries and rehdiwalas to put their name and their identity prominently on the boards outside, especially during the Kawad Yatra. This was unconstitutional and the Congress party along with the entire opposition opposed it. We are very happy that the Supreme Court has given such a strong order, and we hope that the Prime Minister makes his Chief Minister aware of their Raj Dharma. Unfortunately, this is the same Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee asked him to follow his Raj Dharma. He defied Atalji. I hope his Chief Ministers don't defy him, although the Prime Minister's position in his party is considerably weakened. But we hope he retrieves that position and asserts himself and stops his Chief Minister from indulging into these unconstitutional. We welcome the stay given by the Honorable Supreme Court on the completely unconstitutional orders by सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेम प्लेट के विवाद पर अब बड़ा आदेश दिया गया है, जिसपे कि दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के जो आदेश था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वही आपको बताते चले कि मोहित्रा की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने यूपी एमपी के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार से भी शुक्रवार तक जवाब मांगा है। तो आपको बताते चले कि बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरीके से नेम प्लेट को लेकर आदेश दिया गया था, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और जिसमें कि आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नेम प्लेट लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को दिया गया है कि दुकानदारों को दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में ये ध्येय था कि वो 400 सीटें लेकर आएंगे और 400 सीटें लाकर संविधान को बदलेंगे, संविधान से आरक्षण को हटाएंगे। वरना 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी क्यों लगा रही थी? और यही कारण है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे गलत प्रयासों को रोकने के लिए दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और आज दलितों से बदला लेने के लिए, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां से आदेश पारित कर रही है। देखिए, हमारे समाज में, हिंदू धर्म में ये बिल्कुल त्रुटि रही है कि जो एक ऐसी मान्यता रही है कि हम दलित समाज के व्यक्ति के घर में उनके हाथ का खाना नहीं। आज से सावन की शुरुआत हो गई है और शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए भी निकल चुके हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ियों के लिए राजधानी में खास इंतजाम किया है। मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरी दिल्ली में 185 कैंप लगाए जा रहे हैं और इन कैंपों में कई तरीके की सुविधाओं को किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि इस साल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 185 कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें से शाहदरा जिले में 38, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22 और पूर्वी दिल्ली में 19 कांवड़ शिविर समेत दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन शिविरों में पानी और शौचालय का खास इंतजाम किया गया है और इसके साथ ही यह शिविर वाटरप्रूफ टेंट से बनाए गए हैं। वहीं इन शिविरों में मेडिकल सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांवड़िया होते हैं, वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं और दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए जो कांवड़ यात्रा करके आ रहे हैं उनके लिए दिल्ली में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाते हैं। और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे भक्तों के लिए बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट्स करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में कुल मिलाकर इस साल 185 कैंप्स दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं, पर प्रमुखतः जो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 38, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 29, सेंट्रल दिल्ली में 22, ईस्ट दिल्ली में 19 और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगह पे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे कांवड़िए दिल्ली के थ्रू होकर जाते हैं और समाज के भी लोग और साथ में सरकार की भी मदद से इनके लिए इंतजाम करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 185 ऐसे कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का ये मकसद रहता है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स दें। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है तब से हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वहाँ पे कैंप्स में प्रॉपर पानी का इंतज़ाम और टॉयलेट्स का इंतज़ाम कि किसी भी प्रकार की दिक्कत, जो कांवड़िए इतना लंबा डिस्टेंस तय करके पैदल बिना चप्पल पहने आ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक हाइजीनिक अरेंजमेंट दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। वाटरप्रूफ टेंट्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सावन का महीना है, अक्सर बरसात हो रही होती है, तो हाई क्वालिटी वाटरप्रूफ टेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। उसके अलावा जो सारे कांवड़ शिविर लग रहे हैं उसमें मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी से पैदल बिना चप्पल जूते के चल के आते हैं कांवड़िए, तो उनको कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, कई बार पैरों पे इंजरीज, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है तो उसकी वजह से कई बार वाटरबोर्न डिजीजेस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इन सारे शिविरों में मेडिकल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं सो दैट किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या आए तो उसका इलाज हो सके। इसके अलावा टेंट, फर्नीचर, फैंस, बेडिंग्स, ये पूरा अरेंजमेंट भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन सब अरेंजमेंट्स को कर रहा है।
लगातार मेरे लेवल पे एज रेवेन्यू मिनिस्टर, डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे इसके रिव्यू होते रहे हैं। शुरू में ही जून से ही कावड़ शिविर की तैयारियां चल रही हैं और अब तकरीबन ये 185 जो शिविर दिल्ली सरकार लगा रही है, ये शिविर रेडी हैं। आज सावन का महीना शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 तारीख के बाद से जो कावड़िए हैं वो आना शुरू करते हैं, तो इसलिए आने वाले 2 से 3 दिन में ये सारे जो हमारे 185 कावड़ शिविर हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट्स पूरे हो जाएंगे। कावड़िया होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से जल लेकर आते हैं और दिल्ली सरकार कावड़ियों के लिए जो कावड़ यात्रा करके आ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन शुरू होते ही पहली सोमवारी को भोजपुर जिले के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आरा शहर के महादेव रोड स्थित बुडवा महादेव मंदिर, बीन टोली स्थित सिद्धनाथ मंदिर, महाजन टोले स्थित पातालेश्वर मंदिर में लंबी लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक करने के लिए पुरुष और महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर परिसर के पास ही बेलपत्र, धतूरा, फूल माला की बिक्री हो रही है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरे तरीके से सुनिश्चित की गई है। आपको बताते चले कि मंदिरों को फूल और लाइटों से पूरे तरीके से सजाया गया है। अब खबर बिहार के जहानाबाद से है, जहां पर संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। आपको बताते चले कि मायके वालों ने महिला के पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है और वहीं आपको बताते चले कि क्षेत्र के डहरपुर गांव की यह पूरे जो वारदात है वो बताई जा रही है, जहां पर मिंता देवी नाम की एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काको थाना क्षेत्र के वेदोली गांव के निवास अवधेश प्रसाद अपनी बेटी की शादी डहरपुर गांव के निवासी सुजीत कुमार के साथ 2015 में की गई थी और जिसके बाद मृतक महिला के इसमें जानकारी आई है कि 3 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ दिनों से दोनों को जो संबंध था वो ठीक नहीं चल रहा था। मृतक के भाई राहुल कुमार ने बताया है कि मेरे बहनोई नशा करते थे और जिसके कारण हर बार मेरी बहन को मारपीट का सामना करना पड़ता था और इसको लेकर कई बार कहासुनी भी उनके बीच में हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वह अपने कारनामे से बाज नहीं आया और रविवार की रात जबरन मेरी बहन को जहर देकर हत्या कर दी गई। शाम के अपने में आपस में लड़ाई हो गया। आपस में लड़ाई होने के मजदूर दीदू को मारा, उसका एक गोतनी है उसको भी मारपीट किया। उसको बाद में शाम को मारपीट के निकल गया घर से बाहर। क्या मारपीट किया? मेरा जीजा बहनों या सुजीत नाम है उनको। मारपीट करके दावा था, दावा खाया, खिलाया, बरियरी खिला दिया मुँह में डाल के। अब खिला दिया, उसको बाद में लेके गया तिल्हाड़ा उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। हमको बोला कि हम तिल्हाड़ा आए हैं, जो हमको यहाँ थाना में अरेस्ट कर दो, लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद में हमको लोकेशन नहीं दिया और गए काको तक, फिर काको आए तिल्हाड़ा गए तब कॉल कोई भी नहीं रिसीव कर रहा था, जिसको साथ उसको आदमी था और रिसीव नहीं किया। फिर गए जहानाबाद सदर अस्पताल में, तब डॉक्टर से पूछा कि सर यहाँ मिंता कुमारी पेशेंट पार्टी अबरी आया है जो दावा खाया है, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ अबरी आया, जो डेड बॉडी था इसलिए हम रिफंड कर दिए, रेफर कर दिए, हम बॉडी को नहीं दे पाए। कागज उसमें था जो अथी पूर्व से भी मारपीट करता था जी। काहे के लिए मारपीट करता था? मारपीट करता था कि हमको तुमको से मतलब नहीं है, हम दूसरा शादी करेंगे। शाम अच्छा लगी, कभी पूछ लगी कि यहाँ से चले जाओ, तुम पसंद नहीं हो, तुमको जान मार देंगे। फोन से परिवार के यहाँ बात करता था, तो परिवार को है जो धमकी, लड़की को धमकी देता था कि तुमको जान से मार देंगे हम। अथी मोबाइल अभी पाया गया, उसने सिम है जो तोड़ दिया, किसी से बात नहीं करे देता था, बात करता था उसने है जो कि उसको मारे लगता था, मारपीट पूरा करता था, कहता था पैसा लाओ। हालांकि बीच में पैसा देवल गया घर से खेत बेचकर, फिर भी है जो समस्या नहीं समाधान की है। लोग है जो हर वक्त है जो कि टोर्चर करते रहे, इसी में जो जबरदस्ती है जो कि रात में कल मारपीट की है, दावा दे दी जबरदस्ती मुंह में देने के बाद है जब थाना प्रभारी को सूचना मिला कि यहाँ पर मतलब एक लड़की को मार दिया गया है या कि जो भी हो जहर खा के मर गया है। इसी को हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं। क्या जांच में पाया जा रहा है? अभी तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। पटना का ऑफिशियल टीम आया है,
सब लिख करके ले जा रहा है और अभी अनुसंधान जारी चल रहा है, जांच जारी चल रहा है। ना थाना प्रभारी को सूचना मिला कि पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए। तो पंकज, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, तो आखिर इसमें यह हत्या है कि आत्महत्या, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास पंकज? देखिए, घोसी थाना क्षेत्र के डहरपुर गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है। उसका मायके वाले ने आरोप लगाया है कि उसका पति द्वारा जहर देकर हत्या कर दिया है। इस घटना की सूचना थाने के पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच किया जा रहा है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या है कि आत्महत्या। सामने आई जानकारी के अनुसार जो परिजन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो बहन थी उसके साथ मारपीट की जाती थी, लेकिन झगड़े का आखिर कारण क्या था? किस कारण के चलते जो झगड़ा किया जाता था उसकी जड़ क्या थी पंकज? उसका परिजन का कहना है कि वो उसका जो मृतक महिला के पति था वो शराबी था और शराब के नशे में कभी मारपीट करता था और मायके वाले से पैसे की डिमांड करता था। इसी को लेकर मारपीट की घटना होती थी। जी पंकज, फिलहाल पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है? पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा। जी, वहीं परिवार वालों का क्या और कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी के अनुसार आपने भी बताया कि परिवार वाले जो हैं इसको कहीं ना कहीं हत्या की जो आशंका है उनकी ओर से जताई जा रही है, लेकिन पुलिस वालों का इस पर क्या कुछ कहना है अभी? पुलिस कह रही है कि जब तक जांच नहीं होते, जांच के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा। ठीक है पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर भी बिहार के जहानाबाद से है, जहां चोरों का उत्पात इतने जोरों पर है कि औरों की बात तो क्या ही करे। माता के दरबार में भी चोरों की चोरी की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बताते चले कि माता मुंडेश्वरी के मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है और लगभग 2 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। पुजारी जब सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो देखा कि स्टोर का दरवाजे का जो ताला था वो तोड़ा हुआ था और माता की पूजा के सारा जो सामान था वो चोरी हो चुका था। वहीं आपको बताते चले कि यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है और उसमें कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि एक चोर अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए ताले को काटता हुआ नजर आ रहा है और सामान भर कर ले जा रहा है। पुजारी ने मामले पर बताया कि पीछे से छत पर चढ़कर सीढ़ी के माध्यम से मंदिर में चोर जा घुसा, जिसके बाद दरवाजे का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को ढूंढने का काम किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ है उसके अनुसार 11:30 के लगभग एक अज्ञात चोर, जिसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसी सीढ़ी के रास्ते से यहीं पर से उतरा और उतर के थोड़ा बहुत समय बिताया, इधर उधर टहला घूमा और फिर ताला इसमें जो लगा हुआ था दरवाजे पर उसको काट कर और अंदर प्रवेश किया और अंदर से खुद को लगा लिया और जितना सामान था, कीमती सामान या जो ले जा सकता था, जो ले जाना था उसको ले गया, उसको सब समेट कर और इसी रास्ते से फिर निकल के और फिर पीछे के रास्ते से वो लगभग कितने की चोरी हुई? 2-2.5 लाख के चोरी हुआ है, जिसमें कुछ सामान पहले भी चोरी हुआ था, जिसके रिपोर्ट को लेकर हम थाना भी गए थे, लेकिन उस समय बताया गया था कि जो है सो ठीक है, इसको हम देखते हैं। बिहार के बगहा में आज फिर एक बार गंडक नदी में कई बच्चे डूब गए और इसमें कईयों ने अपनी जान भी बचा ली है। आपको बताते चले कि लेकिन 2 बच्चे अभी तक भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। हादसे में कई बच्चों ने
तैरकर स्थानीय नाविक और गोताखोरों के सहारे अपनी जान को बचाया, और जबकि 2 बच्चे नदी में डूब गए हैं और जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन पदे पप्पू गुप्ता ने भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और जहां स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लापता बच्चों की खोजबीन में लोग जुटे हुए हैं। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम भी लापता बच्चों को ढूंढने की कवायद में जुट गई है। घटना शास्त्री नगर स्थित बगहा 1 के ब्लॉक के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर गंडक नदी घाट पर यह हादसा हुआ। बच्चा डूबा है। बच्चा आया नहाने के लिए, इधर आया डूब गया। प्रशासन की टीम में गाड़ी नहीं आई है? आई है, बहुत लेट से आई। और एसडीएम साहब को फोन लगाया था, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। डीएसपी साहब से भी बात नहीं हो पाई क्योंकि उनका भी स्विच ऑफ था। और अभी मैं यहाँ स्थान पर आया हूँ, लोगों से पता चला कि अभी एनडीआरएफ की टीम आई है, लेकिन अभी अपना बोट सब तैयार कर रहे हैं। सीओ साहब से यही बात हुई तो वो भी बोलेंगे कि टीम तो गई है, लेकिन अभी बोट अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें जाने के लिए। 2 घंटे का सर समय हो गया। 2 घंटे का समय मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर चल के आप स्थान देख रहा हूँ क्या हो रहा है। और एसडीएम साहब को तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।